The United Nations, Chapter 3, Class First Year, Reading and Explanation, Part 3, Professor Shahla Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuwassir wa Rabbi ta'ammim bil khair. जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहले में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन है, दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और उसका स्ट्रक्चर है, और तीसरे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। हमने 2 पोर्शन ऊपर के कर लिए हैं, अब हम तीसरा पोर्शन करेंगे। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं और उनके क्या नाम है। और ये हम सारी नहीं है, इसमें थोड़ी सी पेश की गई हैं, तो उसका थोड़ा सा एक तारुफ जो है वो हम पढ़ते हैं। चलिए आइए हम अपनी रीडिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस का पार्ट 3, और इसमें हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जो डिफरेंट उन्होंने स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ बनाई हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, जो कॉम्बैट करने के लिए सोशल लेवल से, वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द UN. Some of these are parts of the UN organization. Some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. Okay. There are several specialized bodies, यानी बहुत सारी specialized bodies हैं जो कि ख़ास काम के लिए रखी गई हैं, जो कि UN के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अच्छा, इनमें से कुछ जो हैं वो UN की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, और कुछ जो है वो इस तरह से हैं कि वो कनेक्टेड है उसके साथ, लेकिन वो काम कर रही हैं UN वर्क के साथ, मगर इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको तमाम बॉडीज़ के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बताया गया है। देयर इज़ द इंटरनेशनल बैंक। तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो होती है इंटरनेशनल बैंक के बारे में, विच लेंड्स मनी टू member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railways, canals and flood control. अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल बैंक है इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि ये मेंबर ममालिक जो हैं, अगर उनके पास ज़रूरत होती है, उन्हें चाहिए होता है, तो वहाँ पर जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस के, इंसानों की, आवाम की भलाई के लिए जो काम करने होते हैं, उनमें उनको मदद करता है और लोन देता है। अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है कि अगर इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना हो, कहीं पर बिजली की कमी हो, इलेक्ट्रिक प्लांट की ज़रूरत हो, तो उसके लिए कर्ज़ा दे देता है। इसी तरह रोड्स बनाने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, तो उसके लिए देता है। रेलवेज़ की पटरी बिछानी हो, रेलवेज़ की ज़रूरत हो, उसके लिए, या दरियाओं की, नदी नालों की, इन तमाम चीज़ों की जो है, कैनल्स वगैरह बनाने के लिए इनके लिए मदद करता है। और अगर खुदा न खासा किसी मुल्क में फ्लड आ जाता है, तो वहाँ पर जो तबाही होती है, फिर उससे बचने के लिए, फिर लोगों की हेल्प करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इस तरह के मामलात में भी वो मदद करता है। An example of wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. अब एक एग्ज़ाम्पल जो है, जो बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, जो हैरत अंगेज़ है, वंडरफुल एग्ज़ाम्पल है, वो इस लोन की वो क्या है? वो है एक विलेज की जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको के मगरबी साहिल पर था। इन 1951, यानी अगेन 1951 मीन्स कि आज से तकरीबन 70 साल पहले की बात है ये, 69 ईयर्स एटलीस्ट। 1951 द बैंक गेव अ लोन फॉर एन इलेक्ट्रिक प्लांट। तो बैंक ने क्या किया कि लोन दिया एक इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए। विद इन 3 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज 3-fold, और 3 साल के अरसे में वहाँ की आबादी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3 to 33, और इंडस्ट्रियल यूज़र जो वहाँ पे सनतें लगी हुई थी, जो इस्तेमाल कर रहे थे बिजली को, वो 3 से 33 हो गई। इसमें इनके ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंडस्ट्री भी लगना शुरू हो गई। द टाउन स्टार्टेड अ रेडियो स्टेशन, और फिर उस कस्बे ने अपना एक रेडियो स्टेशन भी स्टार्ट कर दिया। अ डेली न्यूज़पेपर एंड अ नाइट स्कूल, एक न्यूज़पेपर भी वहाँ से निकलने लगा, और साथ ही इसमें उन्होंने एक नाइट स्कूल भी कायम कर दिया, ताकि वो लोग जो कि दिन में नहीं पढ़ सकते हैं वो रात में जाकर वहाँ पढ़ सकें, क्योंकि जो प्रॉब्लम लाइट का था वो सॉल्व हो चुका था। These were 7 times as many children, there were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. और तकरीबन 7 गुना ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे जो कि इससे पहले नहीं जा रहे थे।
तो अब आप ये देखिए कि एक बिजली का प्लांट जो है वह बन जाने से किस कदर तरक्की जो है वो इस इलाके में हो गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़े देता है और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है लोगों को इससे सहूलत मिलती है और वो अपना बहुत अच्छा सा जो है अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर पाते हैं। देयर इज़ द UN चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। अब पहले हमने इंटरनेशनल बैंक के बारे में पढ़ा, अब हमें एक दूसरा इदारे के यानी यूनिसेफ के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। देयर इज़ द UN चिल्ड्रंस फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन का बच्चों का फंड है, दैट इज़ यूनिसेफ, द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या है, ये बच्चों का दोस्त है पूरी दुनिया में। इट स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन, और ये इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी ये खासकर जो काम करता है वो क्या है, बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। बच्चों की जो भी मुश्किलात हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने में मदद देता है मुल्कों की। इसके बाद है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये तो नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, खासकर पोलियो के हवाले से हम इसको सुनते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वॉज स्टार्टेड इन 1946, और ये कब स्टार्ट हुई, ये 1946। इस मीन्स के 1945 में तो शुरू बन गई थी आपकी यूनाइटेड नेशन, और उसके बिल्कुल ही फ़ौरन एक साल भर बाद ये जो है सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जिस बात को दी गई वो लोगों की हेल्थ को दी गई, लिहाजा 1946 में जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गई। बट द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 7 अप्रैल 1948, और परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको मजीद निखार कर जो है 1948 में बना दिया गया। 7 अप्रैल 1948 की डेट याद रखिएगा कि इस डेट पर WHO जो है वो परमानेंटली अपने काम करना उसने शुरू कर दिए थे। टू वर्क ऑन इंटरनेशनल हेल्थ, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर लोगों की सेहत के मामले में काम करना शुरू कर दिया था। 7 अप्रैल इज़ नाउ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। अब 7 अप्रैल को जो है वो तमाम दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के हिसाब नाम से मनाया जाता है। ये डेट भी आपको याद करनी है, याद रखनी है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि UN डे जो है वो बनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल। अब दूसरी डेट हमारे पास आ रही है 7 अप्रैल की। WHO एडवाइसेस मेंबर कंट्रीज ऑन पब्लिक हेल्थ एंड ऑन द कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड मेक वार ऑन मैनी वाइड स्प्रेड डिजीज़। अब WHO का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो लोगों को एडवाइस करता है, ममालिक को एडवाइस करता है कि वो अपनी आवाम की हेल्थ का किस तरीके से ख्याल करें, और अगर कोई बीमारी है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा मेक वार ऑन मैनी वाइड स्प्रेड डिजीज़, जो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलने वाली जो बीमारी हैं उनके ख़िलाफ़ एक जंग के तौर पर काम करता है। यानी कि उनको जंग होती है ना कि दुश्मन को ख़त्म कर देना है, तो अब यहाँ पे दुश्मन कौन है, वही बीमारी। तो इस बीमारी को वहाँ से, उस इलाके से जहाँ कहीं पर भी ये फैली हुई है, उसे ख़त्म कर देना है। इन द तराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये आपको एक मिसाल दी जा रही है कि किस तरह ये काम करता है। तराई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, जबकि इंडिया में है। मलेरिया हैज़ बिन वाइप्ड आउट बाय WHO टीम्स, तो वहाँ जो मलेरिया फैला हुआ था वो वाइप्ड आउट हो गया, यानी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है WHO टीम के थ्रू। इनेबलिंग फार्मर्स टू रेज देयर आउटपुट बाय 50%, और अब फार्मर्स जो है उनको इस काबिल कर दिया गया है कि वो 50% ज़्यादा जो है वो आउटपुट दे रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेफ, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वो अब 50% तक दे रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेफ एंड WHO वर्क इज़ देयर फाइट अगेंस्ट यॉ। एक और यूनिसेफ और WHO दोनों ने मिलकर जो है जो काम किया है वो क्या है, वो है अगेंस्ट अ डिजीज़ कॉल्ड यॉस, अ डिजीज़ ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट। और एक ऐसी बीमारी है जो कि गर्म सर्द इलाकों में होती है, जहाँ पे गर्मी होती है लेकिन एक जो वेट क्लाइमेट होता है, थोड़ा गीलापन होता है, उस तरह के क्लाइमेट में, नमी वाले इलाकों में
फ्यू डाइज ऑफ यॉस, कुछ लोग जो है यॉस से मर गए, बट मैनी बिकम हेल्पलेस एंड लिव ऑन एज अ बर्डन ऑफ देयर रिलेटिव्स, और कुछ लोग जो थे वो एक बर्डन के तौर पर अपने रिश्तेदारों पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब यौ की बीमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर जो इंसान है वो अपाहज हो जाता है और वो इस तरह से अपने काम नहीं कर पाता है जिस तरह के एक नॉर्मल आदमी करता है। तो ऑब्वियसली ये लोग जो थे वो फिर अपने रिश्तेदारों पर एक बोझ के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इंडोनेशिया, as soon as it became an independent nation, asked the UN to help them in their war against yours। अच्छा, अब इंडोनेशिया ने भी, उनके पास जब ये बीमारी थी तो उन्होंने जो है कहा कि भाई ये जो यॉस की बीमारी हमारे पास है इसके लिए आप हमें मदद करें। There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950। तब 1950 में ये काम शुरू किया गया तो वहाँ पर 10 मिलियन, यानी 1 मिलियन में ही जो है वो 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन का मतलब है तकरीबन 1 करोड़ के लोग के करीब लोग जो हैं, 1 करोड़ लोग इस बीमारी में मुब्तला थे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। यूनिसेफ सप्लाइड मेडिसन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। यूनिसेफ ने क्या काम किया कि मेडिसन सप्लाई की और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने सप्लाई की। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंट मेडिकल एक्सपर्ट टू ट्रेन इंडोनेशियन वर्कर्स, और WHO ने क्या किया कि उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है भेजे कि भाई वहाँ के लोगों को ट्रेन करें ताकि वो वहाँ खुद इलाज कर सकें। इंडोनेशिया सप्लाइड बिल्डिंग्स, इंडोनेशिया ने बिल्डिंग सप्लाई की, वर्कर सप्लाई की, एंड ऑल द रिक्वायरमेंट दैट डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड, और वो तमाम चीज़ें जो कि दूसरे मुल्क से नहीं आ सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्डिंग तो नहीं आ सकती ना, जहाज़ में रखकर बिल्डिंग तो नहीं किसी मुल्क में ले जाई जा सकती, ना ही जो है वो वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद ले जाई जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट भेजे जा सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद नहीं जा सकती, जबकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इफ़ेक्टेड थी। तो जाहिर है कि ये जो है फिर वहीं के लोगों को करना था, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने वो तमाम सहूलियात फ्राहम की जो कि वो कर सकती थी, और बाकी का सारा काम जो है वो यूनिसेफ और WHO ने किया। इन 4 years, 4 साल के अरसे में, द हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल टीम्स trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured। अब क्या हुआ कि तकरीबन 4 साल के अरसे में जो है बहुत सारे मेडिकल टीम्स बना दी गई, ट्रेन हो गई, WHO ने उनको ट्रेन कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी दी उनको, और उनको मेडिसिन भी दी गई यूनिसेफ के थ्रू, और फिर उन लोगों ने तकरीबन 11 मिलियन लोगों का जो है, यानी 1 करोड़ 10 लाख समझ लीजिए, तो 1 करोड़ 10 लाख लोगों का उन्होंने एग्जामिनेशन किया एंड क्योर्ड, और उनको बचाया, और 13 लाख के करीब लोग जो हैं हु हैड यॉस, जो जिनके पास जिनको ये बीमारी थी उनको इस चीज़ से बचाया गया। मैनी विलेजर्स आर नाउ फ्री फ्रॉम यॉस, और अब बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो इस बीमारी से आज़ाद हैं, यानी अब वो बीमारी उनको नहीं है, उन्हें मुकम्मल शिफा हासिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इन अनदर फ्यू ईयर्स, और मज़ीद कुछ सालों में, क्योंकि देखें ये किताबें जो है हमने भी अपने बचपन में पढ़ी हैं, अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं, और हमसे बड़े वाले लोग जो थे उन्होंने भी जब इंटरमीडिएट किया था तो उन्होंने भी अपने वक्त में किताबें पढ़ी थी। तो ये बहुत पुराने वक्त की लिखी हुई किताबें, तो जो फिगर्स हैं जो दिए जा रहे हैं या जो अभी की बात की जा रही है तो वो अभी नहीं है, ओके, ये पुरानी ही बात है कि उस वक्त जबकि ये बात हो रही है 1950 की, ज़ाहिर बात है कि 1950 में इतने लोग थे, तो 50 के बाद 54 आफ्टर 4 ईयर्स जो है टीम्स डेवलप हुई, एंड देन आफ्टरवर्ड उसी के भी दरमियान में ये बताया जा रहा है कि अब जो है करंटली जो है विल बी फ्री फ्रॉम इट, और द होल कंट्री विल बी, अब क्या करें इन अदर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में मज़ीद ये फ्री हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी जो है 70 साल हो चुके हैं, तो 70 साल में तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्री हो चुका है। देन अभी हमने पढ़ लिया WHO के बारे में, यूनिसेफ के बारे में इन डिटेल के कितने सारे काम उन्होंने किए हैं। देन देयर कम्स हंगर इज़ अ स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO विच वॉज स्टार्टेड इन 1943। अब 1943 में जो है ये क्योंकि 1945 के बाद बनाई गई थी ना, तो 1945 के बाद जब ये बनाई गई तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने देखा कि हमने पहले ही पढ़ा है अभी कि पॉवर्टी थी, इग्नोरेंस थी, डिजीज़ थी, और हंगर था, और अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली फिर भूख भी थी वहाँ पे, तो उसको जो है FAO ने उस पर काम किया वहाँ पे 1943 में उसने काम करना शुरू किया। जैसा अभी हमने पढ़ा कि कुछ जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हैं बॉडीज़ जो कि बाद में ज्वाइन हो गई, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया।
It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plant and animal diseases, how to protect food in storage, and in general, how to increase the yield of farms, fisheries, and forest. अब इसका FAO का काम क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि उसकी क्या करती है, सेंड एक्सपर्ट टू हेल्प कंट्रीज़। ये अपने एक्सपर्ट्स को भेजती है मुख्तलिफ ममालिक में कि भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएँ और उनको बताएं कि किस तरीके से वो ज़्यादा जो है वो फूड ग्रो करें, क्रॉप ज़्यादा हो। पहले होता था ना कि 6-6 महीने में जो है एक एक फसल उगती थी, अगले 6 महीने में दूसरी होती थी। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, कुछ सर्दियों में उगती है, कुछ गर्मियों में उगती है। अब क्या है, आप देख रहे होंगे, अब कुछ ऑब्जर्वेशन में भी आपके आ रहा होगा या आपके बड़े आपको बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारा साल ही मौजूद होती हैं, जबकि पहले किसी ख़ास मौसम में होती थी, अब आप हर किसी मौसम में जाके ले लेते हैं। तो ये क्रॉप्स जो है मल्टीपल टाइम में इसको ग्रो किया जा रहा है, तो कैसे किया जाए ये, या अक्सर आप देखते होंगे कि हम स्पेशली पालक हम खाते हैं तो देसी पालक अलग होती है और अमेरिकन पालक अलग होती है। वो अमेरिकन पालक जो होती है उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जो देसी पालक होती है वो छोटे पत्तों वाली होती है। तो इसी तरह कि किस तरह ज़्यादा मकदार में ग्रो किया जाए, ज़्यादा खुराक को ग्रो किया जाए, और फिर किस तरह उनको पेस्ट से, उनको जानवर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे किस तरह बचाया जाए फसल को। फिर उसके बाद जो है अगर उसको स्टोर करना है तो उसको स्टोर कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, स्टोरेज के तरीके क्या होने चाहिए जिसकी वजह से हो ज़्यादा यील्ड, यानी ज़्यादा फसल, ज़्यादा चीज़ें जो है किस तरह हासिल की जाएँ ज़मीन से, क्या खेतों से, क्या फिशरीज़ में किस तरीके से जो है मछली को सेफ़ किया जाए। जब मछली पकड़ कर लाई जाए तो फिर उसको सेफ़ किस तरीके से किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं लोगों को। और जंगल को किस तरह से जंगल बढ़ाए जाएँ, जंगलों को किस तरह हिफाजत की जाए, उनके यहाँ लकड़ी उसमें से कैसे इस्तेमाल की जाए। तो ऑल दीज आर हेल्पिंग थिंग। अच्छा, इट ऑल्सो पब्लिशेस यूज़फुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। और ज़ाहिर है कि ये बहुत यूज़फुल लिटरेचर भी जो है वो पब्लिश करती है ताकि लोग उसको पढ़कर जो है अपनी ज़राअत को, अपनी जंगलात को, अपनी फ़िशिंग वगैरह को बेहतर कर सकें। The UN has a special organization to advance knowledge, science and culture, UNESCO. United Nations Education, Social and Cultural Organization. Science and Cultural Organization. United Nations Education, Science and Cultural Organization. अब ये बॉडी क्या करती है, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. लोगों को डेवलप किया जाता है, लोग समझते हैं इस बात को कि नई चीज़ों को, जो साइंटिफिक थिंग्स हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ किया जाए, बेहतर हैबिट्स कैसे अपनाई जाएं जिससे कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। और जाहिर है कि अब जो वर्ड है वो मॉडर्न वर्ड कहलाता है। तो इस ज़माने में आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह साइंटिफिकली बेहतर कर सकते हैं। लेस देन हाफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरी बॉडी की। वो क्या है, हमें ये पता है कि तकरीबन दुनिया में सिर्फ आधे बच्चे जो होते हैं वो आधे से भी कम जो है वो स्कूल जाते हैं। अब ये कंडीशन तो खैर अभी तक यही है हमारे मुल्क में भी। अगर आप देखें तो लिटरेसी रेट इतना कम है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ाहिर है कि पूरी आवाम हमारी जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रही है। तो वो लोग जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें मौक़े मिल रहे हैं इल्म हासिल करने के, वो खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौक़े दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट। बहुत सारी आवाम जो है, बहुत सारी जो इंसानी नस्लें जो हैं, ना वो पढ़ सकती हैं ना वो लिख सकती हैं। प्रोग्रेस कैन नॉट गो फार अलॉन्ग। अब जाहिर है कि जब पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर वो लोग जो नहीं पढ़ सकते हैं वो तरक्की नहीं कर सकते, वो साथ साथ नहीं चल सकते। मॉडर्न लाइन्स वेयर हार्डली एनी बडी कैन रीड, यानी ऐसे लोग जो कि ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, वो फिर मॉडर्न लोग जो आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कैसे चलेंगे। बट यूनेस्को हैज़ फाउंड दैट there where most of the people cannot read, learning their letter is not usually what they need to begin with. They need to learn more practical improvement in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that they realize the advantage of learning to read. कहते हैं अब उसने यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने ये किया है कि अब वो लोगों को ये बताती है
कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दे नीड टू लर्न सम प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स इन देयर वे ऑफ लाइफ. उनको ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो सीखें कि वो अपनी लाइफ को, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना उसको बेहतर बना सकें, उसको अच्छा बना सकें. और जाहिर है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि आप ये चीज़ सीखिए, इससे आपका रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, तो फिर उसको लोग फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं. तो यूनेस्को जो है ये उनको रियलाइज़ करवाती है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी. और फिर जाहिर है कि उनको एहसास होता है कि पढ़ना चाहिए. देन यूनेस्को कैन नॉट इट सेल्फ फाइंड द मनी टू टीच हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस टू रीड. अब यूनेस्को के पास तो इतने पैसे नहीं है ना कि जितने लोग, अब जब हम कह रहे हैं कि दुनिया जितने बच्चे हैं आधे से भी कम जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आधे से भी ज़्यादा जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं. तो उन सबको तो नहीं पढ़ाया जा सकता. यूनेस्को के पास तो इतनी फंडिंग नहीं है कि इतना सब काम कर सकें. लिहाजा वो क्या करती, व्हाट इट कैन डू इज़ टू शो द वेरियस मेंबर्स नेशंस हाउ टू गो अबाउट द वर्क. लिहाजा वो क्या करती है, वो डिफरेंट जो उनके मेंबर्स कंट्री हैं उनको बताती है कि आप तालीम को फैलाने का काम कैसे करेंगे. एंड टू सप्लाई सर्टन काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एड्स. और उनको ट्रेनिंग देती है और उनको कुछ मदद फराहम करती है. As new ways of teaching by books, pictures, films, or radio are worked out, the experience is reported to other countries where these may be useful. अब फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो बताती है कि एक तो वो प्रोवाइड करती है टीचिंग एड्स, बताती है कि किताबें, नई किताबों से कैसे पढ़ा जाए, तस्वीरों से कैसे पढ़ा जाए, फिल्म्स के थ्रू कैसे पढ़ा जाए, रेडियो से या टीवी से कैसे ये काम किया जाए. तो और फिर उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं. जैसे आपने अगर आप देखते होंगे पीटीवी पर अभी भी अब करंटली जो है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 2021 की जो हम बात कर रहे हैं, तो 2021 में हमारे पास जो हैं एक बहुत अच्छे और मशहूर जो वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं. एक तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब की वेबसाइट है जिसमें कि काफ़ी सारे कोर्सेज डाले गए हैं जिसको कि आप पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद जब ये कोविड-19 का मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने जो है, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इस वक्त के, तो उन्होंने जो है सबक.com है और दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं, और टीवी पर जो है वो चैनल्स पे पीटीवी पर जो है बहुत सारे लेसन्स जो हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो कोर्सेज़ जो हैं वो पढ़ाना शुरू किए गए हैं. तो ये सारी की सारी अडेप्टेशन है. पुराने ज़माने में रेडियो पर होता था, फिर रेडियो से जब टीवी आ गया तो फिर टीवी पर पढ़ाई के प्रोग्राम शुरू हो गए. और अब आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जैसे आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी पढ़ाई के आपको मुख्तलिफ चैनल्स नज़र आते हैं. और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब मैं अपना PhD कर रही थी तो हमारे जो IT के, हमारे कंप्यूटर के जो हमारे टीचर थे किडवाई साहब, तो वो हमसे ये कहा करते थे कि बेटा आपका बेहतरीन टीचर जो है वो आपके डेस्कटॉप पर मौजूद है. यानी दुनिया भर के किसी भी उस्ताद से आप पढ़ना चाहें और दुनिया भर की किसी भी यूनिवर्सिटी के उस्ताद से आप पढ़ना चाहें तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सभी लोगों के बहुत बेहतरीन लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ मिल जाते हैं. तो इट्स अनदर काइंड ऑफ अ हेल्प. और ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं. तालीम हासिल करना मुश्किल नहीं है, हाँ तालीम के लिए वक्त निकालना मुश्किल है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा अपने लिए अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो. लेकिन ये देख लीजिए कि कितने लोग, कितनी पूरी दुनिया में कितनी सारे लोग आपको पढ़ाने पर लगे हुए हैं. अब आपने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला. देन वी हैव यूनेस्को. यूनेस्को ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन वेलबीइंग थ्रू एजुकेशन. यूनेस्को क्या करती है, यूनेस्को कोशिश करती है कि इंसानों को जो है वो उनकी एडवांसमेंट हो, वो एडवांस ह्यूमन वेलबीइंग थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन के ज़रिए इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें. साइंस एंड कल्चर, और साइंस को और कल्चर को, इन तमाम चीज़ों को भी समझें. यानी ये तीनों जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन तीनों जो एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं इन पर वो काम करती हैं. दिस एडवांस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू पीस. अब इससे क्या होता है कि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. जब आपके पास इल्म आता है तो आप तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को समझते हैं, दुनिया की चीज़ों को समझते हैं. और जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर आप अमन की तरफ आगे बढ़ते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है. अब इसके बाद इसके आप ये देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर. तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ डील करेंगे और इसके मैं आंसर्स आपको बता दूँगी. काफ़ी सारे आंसर्स तो ऐसे हैं कि जो कि आप बहुत आसानी के साथ, लाइक आप यहाँ देखें अगर ये
क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक। किताब में ही बहुत अच्छे से वादे से लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट डू द इनिशियल WHO स्टैंड्स फॉर, ये भी हमने भी पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, किताब के अंदर ही ये भी इसका जवाब भी मौजूद है, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ पर जो है ये WHO का ये उन्होंने यहाँ पे ये वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लिखा हुआ है, तो ये भी आपको किताब में से जवाब मिल जाएगा। देन देयर कम्स FAO के बारे में है, ये रहा, ये देखिएगा ये FAO के बारे में है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये आप यहाँ देख लीजिए कि ये भी आपके पास जो है रीडिंग में आपको यहाँ पे ये FAO का ये भी आपको मिल जाएगा। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनेस्को, अभी हमने पढ़ा यूनेस्को के बारे में, तो ये भी यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहुत सारे जवाब ऐसे हैं कि जिसके लिए कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर इटसेल्फ जो है वो फैक्ट्स पर डिपेंड है। जो फिक्शन पे डेवलप होता है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को समझना ज़रा मुश्किल होता है, बट फैक्ट्स पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये है कि मैं इसके आंसर ज़रूर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। उम्मीद है कि आपको चैप्टर से मेरी इस कोशिश से समझने में मदद मिली होगी, और अगर ऐसा हुआ है तो हमारे लिए ज़रूर दुआएं खैर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो है वीडियोस मिलती रहें फौरी तौर पर। और अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और आपको इल्म की दौलत से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है चैप्टर की। उम्मीद है कि आपको इस एक्सप्लेनेशन से चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है हमारी वजह से, तो ज़रूर हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा। हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, बेहतरी अता फ़रमाए, और आपको पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से मदद मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वोकैबलरी भी अपलोड कर दूंगी। इससे भी यकीनन आपको और से ज़्यादा मदद मिलेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो फ़ौरन ही आपको मिल जाए। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी और आसानी करे और हमारे लिए भी बेहतरी और आसानी करे। आमीन।